हमारा एक्सेप्टेंस है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या हम वो क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं +2 स्कूल में, या हमारी मजबूरी है इस क्वालिटेटिव एजुकेशन के नाम पर हमने स्कूल खोला, क्या उसमें कमी आई है, या एक मैंने इससे पहले कहा कि सामाजिक एक माहौल बन गया कि हम उसे नहीं दे सकते, हम उसे नहीं कर सकते, तो हम दे नहीं सकते, हम कर नहीं सकते या हो नहीं सकता। यह एक बड़ा प्रश्न है। सबसे जो हमारी लड़ाई है जो एफिलिएटेड स्कूल है या जो क्लास 8 तक चल रहा है, क्योंकि यहाँ एक स्टेप पे नहीं चल रहा है। आज मास लेवल पर कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्रिपरेटरी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कॉम्पिटिटिव कोचिंग इंस्टीट्यूट, मास लेवल पे चल रहे हैं। आज CBSE एफिलिएटेड स्कूल में एडमिशन के लिए हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कि आके मिशन में एडमिशन होगा, सैनिक स्कूल में होगा, नवोदय में होगा, सिमुलतुल्ला में होगा और या कहीं कहीं होगा। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा संख्या ये मुजफ्फरपुर में है, सीतामढ़ी में है, दरभंगा में है, समस्तीपुर में है। सबसे ज़्यादा संख्या तो मुजफ्फरपुर में है। तो ये विश्वास लगाना कि हम जो +2 या हमारे यहाँ जो +2 एफिलिएटेड स्कूल हैं, क्या वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से जब हम चुनौतियों की बात करते हैं, समस्याओं की बात करते हैं, तो पहले हमें अपनी ओर झांकना चाहिए, हमें अपने पर ध्यान देना चाहिए कि हम वो बेहतर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सामान्यतः ये कहा जाता है कि 19वीं सेंचुरी के माइंडसेट के साथ हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। 19वीं सेंचुरी के माइंडसेट के साथ हम 21st सेंचुरी के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। आज सर चर्चा कर रहे थे NEP और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। आज भी हम उसी मेथड को क्लासरूम में फॉलो करते हैं कि बच्चा होमवर्क करके लाया कि नहीं लाया। मैं सौदे का सेक्रेटरी हूँ, अपने स्कूल का प्रबंधक भी हूँ और साथ में एक टीचर भी हूँ। जब मैं क्लासरूम में जाता हूँ या रेगुलर, अभी मैं क्लास 10 में रेगुलर इंग्लिश का क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि हमारे इंग्लिश के टीचर मीट सेशन में अभी जस्ट एक सप्ताह 10 दिन पहले छोड़ दिए हैं, तो मैं क्लास ले रहा हूँ। और मुझे खुशी है कि 2 टीचर हमारे पास कंप्लेन करते थे कि बच्चे होमवर्क करके नहीं आते हैं। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बच्चे होमवर्क करके नहीं आते, क्योंकि हम सामान्यतः जो हमारा जो स्कूल है हम ये देखते हैं पढ़ाई के क्रम में क्या होता है कि टीचर ये शुरू किए, होमवर्क सीखिए और अगले दिन फिर दे कि ये करके ले आओ। हमारा क्लासरूम टीचिंग में कमी आई है और परिणाम ये हो रहा है कि बच्चे कोचिंग की तरफ, ट्यूशन की तरफ या अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि अगर गलती ढूंढने की बात है तो पहले हमें अपने आप से ढूंढना चाहिए। हम अपने आप से अगर शुरू करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके अलावा जो कोचिंग और स्कूल में एक डिफरेंस है, कोचिंग फ्रंट बेंचर की बात करता है, स्कूल बैक बेंचर की बात करता है। आज अगर ये हम पेरेंट्स को ये समझा सकें या समझाने की स्थिति में हैं कि आपके यहाँ से जो मास माइग्रेशन हो रहा है कोटा में, दिल्ली में, जगह जगह पे जो एक इकोनॉमिकल फ्लो है हमारे यहाँ, सीतामढ़ी के बच्चे हैं, सीतामढ़ी के पेरेंट्स हैं, टीचर भी बिहार से हैं, लेकिन वो पढ़ रहा है कोटा में। पहले तो 11th की बात की, अब 9th से बच्चे शुरू हो रहे हैं, 8th से बच्चे शुरू हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य की बात है कि एक पेरेंट हमारे पास क्लास 8 में नॉन अटेंडिंग एडमिशन के लिए आया था कि आप एडमिशन ले लीजिए, हम मंथली फी भी देंगे। ये कितनी चिंता की बात है। ये आपको आने वाले समय का वार्निंग दे रहा है कि हमें किस रूप में अपने को तैयार करना है। क्लास 8 में, क्लास 7 में आज वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लोग के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये कैसे हम इन समस्याओं के का समाधान पा सकते हैं। अभी NEP की बात हो रही है। NEP के हिसाब से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो पा रहा है। अभी आज से 2-3 दिन पहले
एक सर्कुलर आया है CBSE का, जिसमें 1, 2, 3 और 6 के लिए उसकी नई किताबें आई है। उसका जो होमवर्क प्लानिंग है वो भी अलग है। किस तरह से बच्चों को हम खेल खेल में उसको पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर की एडिशन के जो न्यूज़पेपर हैं सीरीज में इस पर न्यूज़ बनाया है, हमने दिया था उनको और वो तैयार किए हैं, उसे अवेयरनेस आ सकता है। तो क्या हमारा स्कूल उसके लिए तैयार है? प्राइवेट स्कूल्स को इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम अपने को उस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयार करें। अभी सर कह रहे थे कि हम लोग सरकार से डिमांड करें कि जो गवर्नमेंट स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं और हमारे स्कूलों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए। तो देखिए सर एक व्यवहारिक चीज़ें हैं कि आज गवर्नमेंट स्कूल में तो बोर्ड मिलता है, पता चला कि 6 महीने के बाद बोर्ड खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया और उसके बाद भी वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। लेकिन हम लोग के यहाँ अगर एक डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो 5 साल जरूर चलेगा किसी भी प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि हम लोग उस पर ध्यान देते हैं, हम लोग केयर करते हैं। तो हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता है, चाहे जिस सोर्स से भी हो, चाहे बच्चों के फीस से हो या बच्चों के एनुअल चार्ज से हो या और किसी सोर्स से हो। हमें अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की आवश्यकता होगी ताकि हम बेहतर अपने को कर सकें। दूसरा जो एक जिस पॉइंट की बात मैं कर रहा था कि हम लोग जिम्मेदार हैं, जो चुनौतियां हमारे सामने हैं पोस्ट कोविड के बाद एक जो पेरेंट्स का जो फी कलेक्शन हैबिट है उसमें चेंज आया है। 2020 से पहले जो फी कलेक्शन था और 2021 के बाद जब स्कूल खुले हैं वो फी कलेक्शन हैबिट में डिफरेंस आया है। पहले स्कूल मंथली फी आता था, अब स्कूल से कॉल करने पड़ते हैं, या रहता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में, एग्जामिनेशन के टाइम में स्कूल में भीड़ लगती है। तो इन चीज़ों को हम कैसे करें, कैसे ठीक करें, इस पर भी काम करें। और इसमें भी हम लोगों की जिम्मेदारी क्या है, एक स्कूल डायरेक्टर प्रिंसिपल की क्या जिम्मेदारी है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि कोविड के बाद हमने देखा है कि बहुत हमारे तो हमारे स्कूल के ही मित्र हैं। आज हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमने कहा कि नहीं अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का फी आपको देना ही होगा, तब रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन हमारे दूसरे मित्रों ने क्या किया कि उस बच्चे को लिया, अक्टूबर का फी लिया और उसका एडमिशन ले लिया। तो ऐसे में तो हम संगठन की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं, हमारा संगठन कमजोर हो रहा है, हम संगठन को वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद आप उम्मीद करें कि हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, तो ये तो मुश्किल है। हम लोग एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ बैठकर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस हॉल से हम लोग बाहर निकले तो हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में संगठन मजबूत नहीं हो सकता है, न ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। हम अपने समस्याओं का समाधान तभी कर सकते हैं जब हम लोग साथ बैठेंगे, और जो साथ बैठकर जो निर्णय होता है उसको हम अपने स्कूल में एक्सक्यूट करेंगे, है ना। जब तक हम अपने स्कूल में इन चीज़ों का एक्सक्यूट नहीं करेंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसमें ऑनेस्ट होने की आवश्यकता है। सहोदय शब्द का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका इसमें कहीं कंपटीशन की बात नहीं है, इसमें राइजिंग टुगेदर। आज जैसे क्लास 8 तक के बच्चों के लिए ये स्कूल के लिए CRC है, BRC है, सरकारी स्कूलों के लिए CBSE में हब ऑफ लर्निंग है और उसका ग्रुप है कि एक दूसरे की इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए। आज हमारे यहाँ अगर एक चीज़ बेहतर है तो आपके स्कूल के बच्चे आए और उसके देखें, उसमें करें, और आपके यहाँ जो बेहतर है वो हमारे बच्चे देखें। हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का आदान प्रदान कर सकते हैं बच्चों के लिए। अभी CBSE का एक प्रोग्राम आया था कि एक डिजिटल प्रमोशनल विजिट, उसमें देश के 100 प्रिंसिपल को चुना गया था। फॉर्चुनेटली उसमें हम लोग को भी मौका मिला IIM काशीपुर जाने का, उत्तराखंड में, अभी जून महीने में था ये। तो वहाँ ये बताया गया कि आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का आदान प्रदान कीजिए, आपके पास जो चीज़ है वो दूसरे बच्चों को दीजिए, आप दूसरे स्कूल में जो है वो आपके बच्चों को मिले। तो बिहार के एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा सर ऐसे तो बच्चे हमारे भाग जाएंगे,
मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में बच्चे भागेंगे, क्योंकि जिसे ज्ञान भारती में पढ़ाना है वह ज्ञान भारती में पढ़ाएगा, जिसे टेलीटॉट में पढ़ाना है वो टेलीटॉट में पढ़ाएगा, जिसे डीपीएस में पढ़ाना है वो डीपीएस में पढ़ाएगा, है ना। आज देखिए एक चीज जरूर ध्यान रखिए कि आपके स्कूल का फी लेकर के जाने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जाता है, किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में जाता है, जिससे कि उसका एक्सेप्टेंस होता है, लोग एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये चीज जिस दिन बंद हो जाए तो ये सारे स्कूल स्मूथ फंक्शन करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि हम लोगों में आज सरकार सर ने कहा कि डीटीओ ने कहा कि आप डिमांड कीजिए। डीटीओ कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, डीटीओ कोई कानून नहीं बना सकता, उसे सरकार ने जो कहा है उसे फॉलो करेगा। अगर असेंबली में कानून बनेगा, पार्लियामेंट में कानून बनेगा, तभी ये चेंज हो सकता है। आज तो भी यूडाइस पोर्टल है या ई शिक्षा पोर्टल है या ज्ञानदीप पोर्टल है, अलग अलग पोर्टल दे दिया गया, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन उस पोर्टल पे काम करना ये हमारा न डीओ समस्या का समाधान कर सकता है, न डीएम कर सकता है, न डीपीओ कर सकता है, न डीटीओ कर सकता है। उसके लिए जब तक कानून बनाने वाली संस्था काम नहीं करेगी तब तक हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, और आज समय है, अभी मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और वैशाली के लिए एमएससी का इलेक्शन हो रहा है। एमएससी का इलेक्शन हो रहा है ना जी, हो रहा है। और हमारे पास क्षमता है, प्राय सभी कैंडिडेट्स हम लोग के पास आते हैं, बीइंग ए सहोदय सेक्रेटरी, सभी कैंडिडेट्स हम लोग को अप्रोच करते हैं कि सर वोटर लिस्ट में ये करवा दीजिए। लेकिन क्या आज हम अपनी ताकत का एहसास करवा पा रहे हैं? आज हमारे जो जितने स्कूल्स हैं और अगर उतने स्कूल के सभी टीचर्स, उनका परिवार अगर ऑनेस्टली काम कर ले तो हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं। नहीं, और जब हमारा कैंडिडेट होगा तो निश्चित रूप से असेंबली में भी हमारी आवाज उठेगी। आज के डेट में प्राइवेट स्कूल एजुकेशन क्या हो गया कि पैसा लूटने वाली संस्था, पैसा बस चाहे वो छोटा स्कूल हो बड़ा स्कूल हो, उसके बारे में यही कहा जाता है कि पैसा ले रहा है। लेकिन आज ये भी रिकॉर्ड है, यूएनओ की तरफ से, यूनिसेफ की तरफ से रिकॉर्ड आया है कि उत्तर भारत के राज्यों में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ा है तो ये क्रेडिट प्राइवेट स्कूल को जाता है, ये क्रेडिट प्राइवेट स्कूल का है। लेकिन इसके बावजूद हमारा रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पक्ष में कोई आवाज लेने वाला नहीं है, हमारे पक्ष में कोई बोल नहीं रहा है। अगर असेंबली में, पार्लियामेंट में अगर हमारे पक्ष में लोग बोले या हम अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आज समय है आपके पास, भले 18 महीने के लिए सही, या तो हम सब मिलकर अपना कैंडिडेट खड़ा करें, या जो कैंडिडेट है उसको हम कहें कि भाई एक मुश्त कोई एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लीजिए कि हम प्राइवेट स्कूल वाले इनको वोट करेंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको असेंबली में, काउंसिल में हमारे लिए आवाज उठानी होगी, है ना। तो ये हमारे पास अभी समय है, बार्गेनिंग तो सब जगह होता है, हमारे पास अभी समय है कि हम कैंडिडेट के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, या जहां से जो बेहतर लगे उस कैंडिडेट को आप खड़ा कर सकते हैं, भाई आप हमारे कैंडिडेट हैं और हम सब स्कूल मिल करके तहे दिल से उनको हम सहयोग करें। तो मुझे लगता है कि एक जो हम आज डिमांड कर रहे हैं कि सरकार हमारा ये मांग पूरा नहीं कर रहा है, ये मांग पूरा नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि असेंबली में जब तक हमारा कोई बोलने वाला नहीं होगा, काउंसिल में जब तक हमारा कोई बोलने वाला नहीं होगा, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। क्योंकि डीओ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, डीटीओ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, डीएम कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, कानून वहीं से बनेगा तो इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फल हमारा हमें छिपा हुआ है, एंड दैट इज अगेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सहोदया, दैट इज राइजिंग टुगेदर। हम सब लोग एक साथ रहें, मिलकर काम करें, बेहतर हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद को मुझे बुलाने के लिए और मंच पर जगह देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।